दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो है 11th क्लास की बुक माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिंदी मीडियम जो है अध्याय 13, जिसका नाम है पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार संतुलन तथा मांग एवं पूर्ति में खिसकाव के प्रभाव। यानी जो पूर्ण प्रतियोगिता होती है वो यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो संतुलन होता है और उसमें मांग एवं पूर्ति में जो खिसकाव होता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो आज हम इस वीडियो में जो है इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। अगर आपसे पहले जो है इस चैप्टर की अगली जो है पिछले चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है अगर आपको जो है यहाँ पर आपको जो पार्ट ढूंढने में यानी वीडियो के जो पार्ट होते हैं 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे ढूंढने में कठिनाई होती है तो आपके लिए मैंने जो है ये बहुत ही सरल बना दिया है, क्योंकि आपको डिस्क्रिप्शन में पार्ट, चैप्टर और पार्ट आपको जो है पूरी तरह से मिल जाएंगे, यानी 1 बाय 1 मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आप लिंक पर क्लिक कीजिए, तुरंत आपको जो है जो वीडियो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी। तो आपको लिए आसानी हो जाएगी, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप ढूंढ सकते हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी वीडियो ढूंढने में। तो डिस्क्रिप्शन से आप जो है लिंक से सीधा उस वीडियो पर पहुँच जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अध्याय 13 पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार संतुलन तथा मांग एवं पूर्ति में खिसकाव के प्रभाव। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन जो है डिमांड एंड सप्लाई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका पहला जो टॉपिक आता है वो है बाजार संतुलन की अवधारणा। तो बाजार संतुलन की अवधारणा किस पर है, निर्भर करती है, संतुलन कीमत तथा संतुलन मात्रा पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर इसी की अवधारणा क्या है, संतुलन कीमत और संतुलन जो है मात्रा पर निर्भर करती है। तो हमें समझना है कि ये जो अवधारणा है इसकी संतुलन कीमत क्या होती है और संतुलन मात्रा क्या होती है। तो चलिए देखते हैं संतुलन कीमत और मात्रा क्या होती है। देखिए, संतुलन कीमत वह कीमत है, क्या होती है, संतुलन कीमत वह कीमत जिस पर बाजार में ना तो कुछ अधिक होता है और ना ही कोई कमी होती है। तो क्या होता है संतुलन कीमत, क्या होती है, संतुलन कीमत वह कीमत होती है जिस पर बाजार में ना तो कुछ अधिक होता है ना ही कुछ जो है कोई कमी होती है। ठीक है, यानी इसका मतलब है संतुलन कीमत का मतलब हुआ कि ना बाजार जो होता है ना, बाजार में ना तो अधिक होता है ना ही कोई कमी होती है। यानी आपका मतलब कहने का मतलब क्या है, आपका इसका कहने का मतलब है जो डिमांड होती है, ये वस्तु क्या है, एक्स कोई वस्तु है, वस्तु की जितनी डिमांड है, डिमांड मतलब मात्रा, डिमांड मतलब मांग है, जितनी भी वस्तु की मांग है वो जो है पूर्ति के बराबर है। तो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ क्या है संतुलन का मतलब क्या होता है। यहाँ पर देखिए खेत, यहाँ पर एक खेत है, यहाँ पर किसान क्या करता है, किसान है, यहाँ पर ये है किसान, और किसान खेत में क्या करता है, यानी अनाज उगाता है। मान लीजिए गेहूँ उगाता है, गेहूँ, ठीक है। तो यहाँ पर गेहूँ उगाता है ये किसान, और ये है आपका बाजार, क्या बाजार, ये आपका बाजार है। और बाजार में यहाँ पर जो है 100 क्विंटल जो है, यहाँ पर क्विंटल गेहूं की आवश्यकता है। ठीक है, ये किसान है, यहाँ पर किसान, ये गांव का इलाका है और यहाँ पर किसान है, और किसान क्या करता है, गेहूं की उपज उगाता है, यानी गेहूं की खेती करता है, गेहूं उगाता है। और बाजार में जो है यहाँ पर लोग आए हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि क्या करना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं और ये गेहूं खरीदना चाह रहे हैं। इनकी मांग है कि मुझे भी गेहूं चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो इनको कितना चाहिए बाजार में, यानी बहुत सारे लोग आते हैं बाजार में खरीदने के लिए, तो 100 क्विंटल गेहूं की आवश्यकता है बाजार में। ठीक है, यानी 100 क्विंटल गेहूं चाहिए, तभी इन लोगों का पेट भरेगा, यानी इनकी पूर्ति पूरी हो जाएगी, इनकी जो मांग है वो पूरी हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो अगर ये किसान क्या करता है, अगर ये किसान 100 कुंटल गेहूं पूरी तरह से उगा सकता है, यानी अगर ये किसान पूरी तरह से 100 कुंटल गेहूं का उपज कर लेता है, यानी उगा लेता है और उसको बाजार में बेच देता है, यानी भेज देता है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हुआ संतुलन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ संतुलन से होता है, मतलब संतुलन की मात्रा ये होगी आपकी संतुलन की मात्रा।
यानी इसका मतलब हुआ संतुलन हो गया भैया। मतलब जितना चाहिए था यहाँ पर उतना किसान ने उगा दिया। यानी अगर उत्पादन की मात्रा जो है यहाँ पर मांग की मात्रा के बराबर आ जाती है तो यहाँ पर संतुलन मात्रा हो जाती है। वो मात्रा क्या हो जाती है? संतुलित हो जाती है। तो यहाँ पर हम संतुलन भी पढ़ेंगे। और कीमत देखिए, यानी कि अगर हम इसको कीमत के आधार पर करें तो कीमत क्या है? मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ये 100 कुंटल है और इसकी कीमत हम इसकी कीमत से गुणा करके कर लेंगे। ठीक है, गुणा करके कर लेंगे तो इसकी कीमत, अगर उत्पादन की कीमत जो है यहाँ पर आ जाती है मांग की कीमत के बराबर तो उसे संतुलित कीमत कह देंगे। ठीक है, तो इसी तरह मात्रा अगर है तो मात्रा कहेंगे। तो यहाँ पर इसी तरह ये कह रहे हैं कि संतुलित कीमत क्या है? वह कीमत है जिस पर बाजार में ना तो कुछ अधिक होता है, यानी जितनी मांगी गई है वस्तु की कीमत, यानी जितनी मांगी गई वस्तु उतनी ही भेजी जाती है, और ना ही उसको कम किया जाता है। यानी जो वस्तु की मांग है वो बराबर होती है पूर्ति की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मांग और पूर्तियां बराबर होती हैं, और उसकी मांग और पूर्ति बराबर होती है और उसकी कीमत भी बराबर होती है, तो उसके कहते हैं संतुलित कीमत। उसके बाद देखते हैं संतुलित मात्रा क्या है। मैंने अभी बताया संतुलित मात्रा यानी जितनी जरूरत है उतनी ही भेज दिया जाएगा। यानी गेहूं की जितनी जरूरत थी उतना ही भेज दिया तो संतुलित मात्रा होगी। संतुलित मात्रा वह मात्रा है जो बाजार में कोई अतिरिक्त मांग या अतिरिक्त पूर्ति नहीं छोड़ती। इसका मतलब कोई अतिरिक्त मांग या अतिरिक्त पूर्ति नहीं छोड़ती, मतलब बराबर होती है। SX यानी जो पूर्ति है, सप्लाई है, वो डिमांड के बराबर होती है कि एक वस्तु की जो सप्लाई है, X वस्तु की सप्लाई जो है डिमांड उसकी मांग के बराबर होती है। यहाँ पर ऐसी स्थिति में संतुलित मात्रा होती है वस्तु की। ठीक है, अगर यहाँ पर कीमत की बात करें, कीमत उसके बराबर है, यानी कीमत मांग के बराबर पूर्ति की कीमत है तो उसे संतुलित कीमत कहते हैं। और अगर मांग की यहाँ पर जो है मांग की मात्रा वस्तु की पूर्ति के बराबर है तो संतुलित मात्रा कहते हैं। तो दोस्तों आई होप यहाँ पर आपको जो है संतुलित कीमत, संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा में अंतर समझ में आ गया होगा, और इसमें समझ में आ गया होगा क्या होती है ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार संतुलन का निर्धारण। तो देखिए, एक प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता है, तो अब हम पढ़ रहे हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार संतुलन का निर्धारण कैसे होता है। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे कि संतुलन कैसे होता है। तो इसका ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। देखिए, ये कुछ इस प्रकार के ग्राफ, इस प्रकार से जो है ग्राफ बनता है। यहाँ पर देखिए Y एक्सिस है और ये X एक्सिस है। यहाँ पर हमने क्या करा है, 3 से लेकर के 30 तक करा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे ग्राफ हैं जो कि दिखाते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार का संतुलन निर्धारण कैसे होता है। यानी ये ग्राफ बताता है हमें कि जो पूर्ण प्रतियोगिता होती है उसमें बाजार संतुलन किस प्रकार से होता है। तो ये ग्राफ इस तरह से हमें दिखाता है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार संतुलन की 3 आधारभूत मान्यताएं। जो पूर्ण प्रतियोगिता होती है उसमें क्या होता है, बाजार संतुलन की कुछ मान्यताएं होती हैं। यहाँ पर 3 मान्यताएं होती हैं आधारभूत। वो क्या क्या होती हैं, चलिए इनको पढ़ लेते हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता में जो पहली मान्यता होती है वह है कीमत तथा पूर्ति की गई मात्रा में धनात्मक संबंध और पूर्ति वक्र ढलान बाएं से दाएं ऊपर की ओर होता है। तो इसमें जो है पूर्ण प्रतियोगिता में जो है बाजार संतुलन की जो 3 मान्यताएं होती है उसमें से पहली मान्यता यह है कि इसमें जो है जो पूर्ण यहाँ पर कीमत तथा पूर्ति की गई मात्रा, जो कीमत है और पूर्ति की गई मात्रा है उसमें धनात्मक संबंध होगा। यानी संबंध क्या होगा, कीमत और पूर्ति में जो है यहाँ पर पूर्ति की गई मात्रा में धनात्मक संबंध होगा, और उसका वक्र बनेगा। जो वक्र बनाएगा उसका ढलान किस तरफ होगा, बाएं से दाएं और ऊपर की तरफ होगा। यानी बाएं से दाएं ऊपर की तरफ होगा ढलान। तो इस प्रकार से ये मान्यता है इसकी। अब देखते हैं इसकी दूसरी मान्यता। दूसरी मान्यता क्या है, कीमत तथा पूर्ति की गई मात्रा में ऋणात्मक संबंध होता है और मांग वक्र का ढलान बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। जब इसका वक्र जो है नीचे की ओर होगा बाएं से दाएं में, तो इसमें जो है कीमत तथा पूर्ति की गई मात्रा में ऋणात्मक संबंध होता है। ये इसकी दूसरी मान्यता है। ठीक है, अब तीसरी मान्यता क्या है, बिना सरकारी हस्तक्षेप के, यानी कोई अगर सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है तो पूर्ति तथा मांग की शक्तियां स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। यानी अगर सरकार किसी चीज में, यानी पूर्ति और मांग में कोई सरकार जो है हस्तक्षेप नहीं करती है तो जो पूर्ति और मांग की शक्तियां होती हैं
स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। तो दोस्तों हमने क्या करा, यहाँ पर 3 मान्यताएं पढ़ी हैं पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत संतुलन कीमत की, यानी बाजार संतुलन की। पहली क्या थी कि यहाँ पर जो है धनात्मक संबंध होता है कीमत और पूर्ति की गई मात्रा में, और दूसरी है हमारी कीमत और पूर्ति की गई मात्रा में ऋणात्मक संबंध होता है, और तीसरी जो है बिना सरकारी हस्तक्षेप के, अगर सरकारी हस्तक्षेप नहीं किया गया है तो जो पूर्ति और मांग की शक्तियां जो है स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती हैं, ये था। चलिए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या है, बाजार संतुलन पर मांग तथा पूर्ति वक्र के खिसकाओं की श्रृंखला प्रभाव। यानी जो बाजार संतुलन होता है पर वो जो मांग होता है, यानी बाजार संतुलन पर जो मांग होता है और पूर्ति होती है, बाजार संतुलन की स्थिति में है और उसमें जो मांग है और पूर्ति है, तो अगर उसके खिसकाव के श्रृंखला प्रभाव, यानी अगर मांग और पूर्ति में खिसकाव होगा, यानी मांग का वक्र और पूर्ति वक्र अगर खिसकता है तो उसके प्रभाव क्या होते हैं, यानी खिसकाव के श्रृंखला प्रभाव क्या होते हैं, ये हमें देखना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर 2 प्रकार से होता है, मांग के खिसकाव और पूर्ति के खिसकाव। तो इस पर प्रभाव कैसे पड़ेगा बाजार की संतुलन स्थिति पर? पहला मांग की स्थिति से पड़ेगा, यानी मांग को बदल दिया जाए या पूर्ति को बदल दिया जाए। आप जानते हैं बदल कैसे सकते हैं, मांग को कैसे बदल सकते हैं और पूर्ति को कैसे बदल सकते हैं। देखिए मांग बढ़ जाती है तो क्या होगा, मांग बढ़ेगी, या मांग को बढ़ा दिया जाए यानी मांग में वृद्धि कर दें या मांग में कमी कर दें, ठीक है। उसी तरह मांग पूर्ति में भी वृद्धि कर सकते हैं और कमी कर सकते हैं। इस प्रकार से इसका जो है ये परिवर्तन कर सकते हैं, और यही परिवर्तन क्या है, खिसकाव कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हम मांग में खिसकाव के श्रृंखला प्रभाव। जो मांग होता है खिसकाव के, ये हम पहला ही टॉपिक ले रहे हैं यहाँ पर, मांग में श्रृंखला की जो है यहाँ पर खिसकाव श्रृंखला प्रभाव, मांग में खिसकाव के श्रृंखला प्रभाव। तो यहाँ पर हम ग्राफ के माध्यम से समझेंगे क्या होता है। ये है आपके सामने ग्राफ। तो दोस्तों यहाँ पर हम समझ रहे हैं ग्राफ के माध्यम से कि जो मांग में श्रृंखला के प्रभाव, ठीक है, मांग में खिसकाव के श्रृंखला प्रभाव, यानी जो मांग होती है उसमें अगर खिसकाव हो जाए तो श्रृंखला प्रभाव क्या होता है वो हम देखेंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमने ग्राफ में ये कीमत दर्शाई है और ये मात्रा दर्शाई है, और यहाँ पर जो है ग्राफ लिया है। क्या ग्राफ लिया हमने, इस तरह से ग्राफ को ड्रॉ किया है, बनाया है। ये हमारा क्या था, ये हमारा जो है यहाँ पर सप्लाई का है, यानी पूर्ति का मांग वक्र है, और ये जो है डिमांड का, और ये भी डिमांड का, ठीक है, यानी मांग का। तो देखिए यहाँ पर क्या हम कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मांग में खिसकाव कर रहे हैं, मांग में वृद्धि कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, मांग वक्र पहला D1 है, यहाँ पर देखिए D1 है, ये देखिए इधर से जा रहा है, ये हमारा क्या है, एक एरिया है, और इसमें मांग वक्र किस तरह से, यहाँ पर D1 है, ठीक है। हम मांग वक्र को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। D1 से क्या बढ़ रहा है, ये इधर से D1 से D2 में जा रहा है, मतलब ये मांग वक्र इतना बढ़ गया। तो यहाँ पर जब मांग वक्र बढ़ जाता है तो देखिए आप यहाँ पर क्या है, मांग वक्र को हमने बढ़ा दिया, तो ये हो गया यहाँ पर श्रृंखला प्रभाव। यहाँ पर मांग वक्र को बढ़ा देंगे तो इससे क्या होगा, जैसे ही मांग वक्र को हम बढ़ाएंगे तो इससे देखिए कीमत बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी, पहले देखिए कीमत भी बढ़ जाएगी, और यहाँ पर जो है Q1 से Q2 मात्रा भी बढ़ जाएगी। जब मांग में परिवर्तन होता है, इससे क्या पता चलता है, मांग में परिवर्तन होता है तो कीमत में परिवर्तन होता है और मात्रा में परिवर्तन होता है, ठीक है। कीमत बढ़ जाती है, मांग से कीमत भी बढ़ जाएगी और मात्रा भी बढ़ जाएगी। और उसी तरह यहाँ पर देखिए जब कीमत कम हो जाती है, यानी सॉरी यहाँ पर जो मांग वक्र जो है नीचे की ओर खिसका हो जाता है, इधर आ जाता है, ठीक है। मांग वक्र क्या है, D1 से D2 में आ रहा है, यानी मांग वक्र नीचे की ओर गिर जाता है, नीचे की ओर आ जाता है, तो इससे क्या होगा, P1 से P2 में आ जाएगा, Q1 से Q2 में आ जाएगा, यानी मात्रा कीमत कम हो जाएगी और मात्रा कम हो जाएगी। जब मांग वक्र जो है नीचे की ओर खिसकता है, यानी कह सकते हैं हम मांग वक्र में कमी होती है तो कीमत और मात्रा में कमी होती है, मांग वक्र में वृद्धि होती है तो कीमत और मात्रा में वृद्धि होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये ग्राफ समझ आ गए होंगे क्या होता है, किस प्रकार से जो है इसमें परिवर्तन होता है। तो अब हम देखते हैं आगे हम देखेंगे क्या, आगे हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर जो है पूर्ति वक्र में खिसकाव के श्रृंखला प्रभाव। यानी जब पूर्ति वक्र में खिसकाव होता है तो हमने क्या अभी पढ़ा, मांग वक्र पढ़ा कि मांग वक्र में खिसकाव होता है तो क्या होता है। अब हम देखते हैं पूर्ति वक्र में अगर खिसकाव हो जाए तो उसका प्रभाव क्या होगा। तो देखिए पूर्ति की बात करें तो देखिए ये हमारा डिमांड वक्र है, यानी मांग वक्र। पूर्ति वक्र ये रहा S1 S2 तो ठीक है।
तो यहाँ पर पहली स्थिति देखिए, मांग वक्र में हम क्या कर रहे हैं, मांग वक्र में हम नीचे की तरफ कर रहे हैं, मतलब मांग वक्र में हम क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। यहाँ देखिए S1 से S2 मांग वक्र में सबसे पहले वृद्धि कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, हमने वृद्धि करी, देखिए कि सॉरी यहाँ पर जो है कमी करेंगे मांग वक्र में, ये सॉरी पूर्ति, ये क्या है हमारा पूर्ति है। पूर्ति का मतलब होता है मात्रा से, ठीक है, पूर्ति की गई मात्रा, तो पूर्ति में हम वृद्धि करेंगे। यहाँ पर क्या है, हमने पूर्ति में वृद्धि कर दी, देखिए इस यहाँ पर नीचे की तरफ आ गया, S1 से S2 आ गया, यहाँ पर पूर्ति Q जो है ये देखिए Q1 से Q2 आ गया, यानी मात्रा जो है हमारी यहाँ क्या होती है, इसका मतलब है मात्रा, इसका मतलब क्या है हमारी मात्रा, इसका मतलब होता है मात्रा। तो देखिए मात्रा हमने बढ़ा दी तो कीमत कम हो जाती है। यहाँ पर ये ग्राफ क्या दर्शा रहा है, अगर हम पूर्ति वक्र में मात्रा को बढ़ा देंगे तो कीमत हमारी कम हो जाएगी, कीमत हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी मात्रा को बढ़ा दिया तो कीमत कम हो जाएगी। ये पूर्ति वक्र क्या दिखाता है, हमें क्या प्रभाव होता है इससे, कि अगर हम वस्तु की मात्रा को बढ़ा देते हैं, पूर्ति को बढ़ा देते हैं तो उसकी कीमत कम हो जाती है। उसी प्रकार अगर वस्तु की जो है, अगर वस्तु की मात्रा को कम कर देते हैं, देखिए Q से Q1, इस देखिए यहाँ पर कम कर दिया तो कीमत बढ़ जाती है। अगर वस्तु की जो है मात्रा को कम कर देंगे तो कीमत बढ़ जाएगी। तो पूर्ति ये दिखाती है कि अगर वस्तु कम मात्रा में है तो उसकी कीमत ज़्यादा होती है, क्योंकि क्या होता है ना, अगर वस्तुएं कम होती हैं तो वैसे ही वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि वस्तु अगर कम मात्रा में है तो कीमत अधिक मात्रा में होगी, और अगर कीमत अधिक है तो यहाँ पर देखिए अगर वस्तु की मात्रा ज़्यादा है तो कीमत कम होगी। तो ये चीज़ है। तो पूर्ति यहाँ पर दोनों वक्र समझ में आए होंगे, आई होप दोस्तों, आप उम्मीद है दोस्तों। तो दोस्तों बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, यहाँ पर आपको ये समझ में आया नहीं, अगर आया तो दोस्तों लाइक करें वीडियो को, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं नए टॉपिक में अगली वीडियो में।